पहाड़ों में लगातार बारिश से बढ़ा घग्गर का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह। पंजाब में बाढ़ का खतरा बरकरार, आज सुबह फिर से खोल दिए गए पौंग बांध के गेट, ब्यास नदी में छोड़ा गया 2 गुना पानी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे यूएस टैरिफ के मुद्दे के साथ, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के टैरिफ के बीच पीएम का यह बड़ा बयान सामने आया है। किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम ने कहा है कि किसानों के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। किसानों का हित सबसे बड़ा है। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो तैयार हूं। किसानों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील ठंडे बस्ते में चली गई है। इसके पीछे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र पर सहमति नहीं बन पाई, और इसके बीच अब पीएम मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि किसानों के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। किसानों का हित सबसे बड़ा है और किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। किसी तरह का समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो इसके लिए तैयार हैं। किसानों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास है। तो आपको बता दें कि ये काफ़ी समय से जो है ये टैरिफ को लेकर यूएस और भारत के बीच सहमति बनने को लेकर बात हो रही थी, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पाई है। 50% जो है टैरिफ बढ़ाया गया है भारत पर। तो अब इसके बाद पीएम मोदी ने ये बयान जारी किया है और कहा है कि किसानों का हित ही सबसे बड़ा है। किसानों के लिए वो कोई समझौता नहीं करेंगे। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो वहीं हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और आज से निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। अब प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद हुआ है। अस्पतालों के पेंडिंग बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का यह फैसला है। सरकार के साथ मांगों पर सहमति नहीं बनी। प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 490 करोड़ का बकाया है। सरकार ने 300 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि रिलीज कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई। और जिस तरह से आईएमए ने चेतावनी दी थी कि 7 तारीख से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं होगा, उसके तहत आज से इलाज बंद कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जाएगा प्राइवेट अस्पतालों में। अगर इस दौरान कोई आयुष्मान कार्ड धारक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा। तो आज से इलाज नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर आईएमए का कहना है कि 490 करोड़ रुपए का बकाया है सरकार पर, लेकिन वो रिलीज नहीं किया गया है। वहीं इस पर सरकार ने का कहना है कि उन्होंने रिलीज कर दिया है। 300 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, आज से जिस तरह आयुष्मान कार्ड अब चलना बंद हो जाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, जिस तरह से चेतावनी दी गई थी आईएमए की तरफ से, इसके बाद सरकार का क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार की कल बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी, ये जो आईएमए के अधिकारी हैं, लेकिन उसमें बात नहीं बन पाई है। सूरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
लगता है हमारा संपर्क टूट गया उनसे, एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि चेतावनी दी गई थी आईएमए की तरफ से कि बकाया राशि जारी की जाए, अन्यथा इलाज नहीं किया जाएगा, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा, जिसके बाद आज से इलाज करना बंद कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना बंद किया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि अगर इस दौरान कोई मरीज उनके पास आता है जो आयुष्मान कार्ड धारक है, तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा, जब तक सरकार जो है बकाया राशि जारी नहीं करती है। वहीं इस दौरान सरकार का कहना है कि 300 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, बाकी बची राशि भी जल्द रिलीज कर दी जाएगी। इसके लिए दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, सरकार और आईएमए के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद अब ये जो खामियाजा है ये मरीजों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिलेगा। जितने भी निजी अस्पताल हैं हरियाणा में, उनमें आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आईएमए ने पहले भी चेतावनी दी थी कि सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी बकाया राशि का भुगतान कर दे, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन आधा भुगतान हो चुका है, अभी पेंडिंग है। 490 करोड़ रुपए के करीब बकाया अभी बाकी है। 490 करोड़ बकाया था जो बताया जा रहा है। इस खबर पर मेरे सहयोगी सूरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या अपडेट इस मामले में, सरकार का क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार ने अपील की है, क्योंकि कल सरकार की आईएमए के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में सरकार ने यही कहा था कि हम जो है पूरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके लंबित जो भुगतान हैं उसको लेकर के लगातार भुगतान किया जा रहा है। एक किस्त जारी भी कर दी गई है और प्राथमिकता के आधार पर इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो पैसा दिया गया है, दिया जा रहा है, शुरुआत हो गई है, वो पूरा नहीं है, पूरा बकाया नहीं है जी। उन्हें पूरे बकाये की मांग को लेकर वो अड़े रहे थे। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि अपील की है कि उनसे कि ये जो हड़ताल है इसको वो अब हड़ताल के फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि इससे खासतौर पर जो गरीब लोग हैं वो इलाज से वंचित रह जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें पहले भी जनवरी के बाद से ये दिक्कतें आ रही हैं और जो बजट रखा गया था तकरीबन 2200 करोड़ सालाना जो इसका बजट है, जो आयुष्मान के तहत जो सरकार देती है, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर के देती हैं, तो उसको लेकर के डॉक्टरों को इस बात की आपत्ति है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। बातचीत हुई है लेकिन हल उनका नहीं हो पा रहा है और जो पैसा है नहीं दिया जा रहा है, उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से मेरे सहयोगी परवेज खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी परवेज, ये जो आईएमए ने फैसला लिया है चेतावनी देने के बाद, इस पर अब क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कुलदीप, यमुनानगर के अलावा पूरे हरियाणा में जो है आयुष्मान कार्ड के तहत जो है जो मरीजों का इलाज होना था वो है आज से बंद हो गया। इससे पहले जो आईएमए ने चेतावनी दी थी जिसका असर आज से होना शुरू हो गया है। बहुत सारे मरीज हैं शायद जिनको मालूम नहीं है कि उनका आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो पाएगा, और कुछ मरीज थे उनको पता था। लेकिन यह है जो झटका ना सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि हरियाणा सरकार के लिए भी है। इससे पहले आईएमए कई बार जो है हरियाणा सरकार से बातचीत कर चुकी थी, स्वास्थ्य मंत्री से जो है कई बार गुहार लगा चुकी थी। इसकी वजह से आईएमए को अब जो आकर जो है एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव जेके गुलाटी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने कई दौर की वार्ता की है, अपनी जो समस्या थी वो सरकार के सामने रखी है, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कई बार जाके सरकार से मिले हैं कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत डॉक्टरों को, अस्पतालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उसमें से मुख्य दिक्कत ये है कि समय पर भुगतान ना होना। 3-3, 4-4 से लेके 6-6 महीने तक पेमेंट उसकी नहीं आती है। जब पेमेंट आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी जाती है और कई केस तो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। अस्पतालों से उसके बारे में कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा नहीं ली जाती ताकि हम उनको बता सकें। हमें कोई मौका ही नहीं दिया जाता कि इतनी कटौती क्यों की जा रही है। इसके लिए हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जाके सरकार के नुमाइंदों से मिलते रहे हैं, वक्त वक्त उनसे बात होती रही है। आश्वासन तो दिया गया है, परंतु
एज सच कोई भी सॉलिड कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले भी जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव ICS से मिले थे, उन्होंने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि ये आपकी पेमेंट इस तारीख तक आ जाएगी, जबकि हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि हमें 15 जुलाई तक की पेमेंट 7 तारीख तक कर दी जाए ताकि हम अपनी सेवाएं जारी रख सकें। हमें मालूम है कि अगर ये सेवाएं बंद होती हैं तो बेचारे गरीब लोगों को इसकी परेशानी होगी, परंतु वो सारे अस्पताल मजबूर हैं। इस वक्त पूरे हरियाणा में लगभग 450 से ज़्यादा करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे हालात में अस्पतालों को चलाना, स्टाफ की तनख्वाहें देना और खर्चे निकालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर पूरा समय देकर सरकार को सभी लोगों ने ये कदम उठाया है। अब हमारी हरियाणा स्टेट से ये कॉल आई है कि 7 तारीख से आयुष्मान मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं होगा। परवेज, इनसे एक सवाल ये भी पूछेगा कि जो हड़ताल है कब तक जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार का तो कहना है कि वो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इसका भुगतान करेंगे, लेकिन जैसे ये हड़ताल का ऐलान किया गया है, आज से हड़ताल की गई है, इलाज बंद किया गया है, ये कब तक जारी रहेगी? कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गई है। इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसा रुख लेती है। अगर 4 महीनों से लगभग किसी अस्पताल की पेमेंट नहीं आई है तो अब उनको पास कुछ बजट आया है, परंतु इन दिनों में सरकार को पहले से ही उन बिलों को प्रोसेस करके रखना चाहिए था कि उन जब भी पेमेंट बजट आता है तो पेमेंट रिलीज कर दी जाए। अब बजट आया, अब धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 मरीजों की पेमेंट आ रही है, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। सरकार ने इस 4 महीने में कुछ भी नहीं किया कि उनके केसेस की तैयारी करके रखते कि इस अस्पताल को इतना पैसा देना, जैसे ही बजट आता तो वो ट्रांसफर कर दिया जाता। अभी हमारी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है कि 14 तारीख को हम स्थिति को दोबारा से देखेंगे, क्या है ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे, उसके बाद आगे का डिसीजन होगा। 14 तक तो लगता है कि हड़ताल चलेगी ही। तो कितनी बड़ी समस्या जो है मरीजों को होने वाली है, क्या मानते हैं आपकी आयुष्मान योजना के तहत सरकार का ये बड़ा फैसला है और इससे जो है क्या लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों को इससे नुकसान हुआ आयुष्मान से? आयुष्मान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी, जिसमें बेचारे गरीब तबके के लोगों का अच्छा इलाज मिल रहा था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में थी। ये बेचारे लोग अदरवाइज प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, परंतु इस स्कीम के आने से उनका इलाज अब भली भांति प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा था। परंतु सरकार की दोहरी नीति है, मरीजों को तो ऐसा बोल रही है कि सबका सारा इलाज 5 लाख तक का होगा, परंतु जब देखते हैं हमारे पास लिस्ट आती है कि इस बीमारी का इलाज अस्पताल में प्राइवेट में नहीं होगा, इनका नहीं होगा, इनके नहीं होगा। अभी पीछे मई के महीने में 5 मुख्य बीमारियां जिनका कि ज़्यादातर मरीज 50% मरीज इन्हीं बीमारियों के अस्पतालों में आते थे, वो इस आयुष्मान के दायरे से निकाल दी गई हैं। अब ऐसा देखा जाए तो बहुत कम बीमारियां रहेगी जिसका गरीब। तो अब देखना है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 तारीख को एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको जारी रखना है हड़ताल को या फिर नहीं रखना है। वहीं सरकार का कहना है कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। हड़ताली IMA डॉक्टर से सरकार की अपील है कि हड़ताल जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का बयान हड़ताल के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। राज्य सरकार पैनल के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों का भुगतान कर रही है। सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी विरासत खालसा बनेगा। कुरुक्षेत्र में भी विरासत खालसा जैसा संग्रहालय बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक सिख संग्रहालय की लगभग डिजाइन तैयार है। नवंबर तक शिलान्यास हो सकता है। 2 साल बाद जनता के लिए खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना के साथ साथ गुरु रविदास संग्रहालय पर भी काम चल रहा है। संग्रहालय में ऑडियो विजुअल के माध्यम से सिख इतिहास दिखाया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को हरियाणा सरकार मनाएगी। सीएम नायब सैनी ने बैठकर तैयारियों का जायजा लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इसकी रूपरेखा पेश की जा सकती है। चंडीगढ़ विभाजन विभीषिका दिवस पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा, हरियाणा ही नहीं राजस्थान, पंजाब समेत
पूरे भारत में विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका वो त्रासदी थी जब आजादी के समय बंटवारा हुआ था और अरोड़ा खत्री समाज के लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय की त्रासदी को याद करके आज रूह कांप उठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शहीदों को सम्मान देते हुए विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। सरकार ने तय किया कि इस कार्यक्रम को किया जाएगा, क्योंकि इसकी घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी और इसको एक राज्य स्तर लेवल पर करने का काम कर रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको मनाने का काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे जो आज की तारीख में 1947 से पहले जन्मे, 1947 में जन्मे व्यक्ति, चाहे वो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पता किया जाएगा। सबकी ड्यूटी लगा दी गई है कि जो भी बुजुर्ग जीवित है उनको सम्मान दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उस समय क्या क्या वाकया गुजरे थे। और बहुत से लोगों ने इस प्रकार से बताने का भी काम किया कि क्या क्या बीती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वो पल था जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सराय गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। ईंट भट्ठे के गड्ढे में 3 बच्चियां डूबी हैं। डूबने से अल्फिया, अंसिफा और तोफिया की मौत हो गई है। तीनों बच्चियां आपस में सगी और चचेरी बहनें थी। बकरी चराने गई थी। इस समय समय पर घर नहीं लौटी तो फिर इनकी तलाश जारी हुई। एक के गिरने पर 2 अन्य बहनें बचाने कूदी। पानी ज्यादा होने से तीनों डूब गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है पलवल से, जहां ईंट के भट्ठे के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई है। परिजनों और गांव में कोहराम मच गया है। मुंडकटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की पलवल से। ये खबर है, सराय गांव में ये हादसा हुआ है। ईंट भट्ठे के गड्ढे में 3 बच्चियां डूबी हैं और तीनों की डूबने से मौत हो गई है। तो दल सोनीपत में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ये वारदात 10 जुलाई 2024 को हुई थी, जब दिल्ली के दयाल मार्केट निवासी प्रीतम प्रकाश का शव गांव अगवानपुर के नाले के पास मिला था। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे ये साफ था कि हत्या की गई है। पुलिस को लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 1 साल बाद मृतक का फोन ऑन होने पर जांच में नया मोड़ आया। फोन की लोकेशन गांव जाजी में मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ और जांच आगे बढ़ाई गई। जांच में पता चला कि प्रीतम की पत्नी सोनिया और उसके प्रेमी रोहित के बीच अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर प्रीतम को गन्नौर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनिया ने प्रीतम का मोबाइल रोहित को दे दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। एसीपी ऋषिकांत ने इस हत्याकांड की पुष्टि की है। 10 जुलाई 2024 का मर्डर है। अगवानपुर गांव के अंदर नाले के अंदर एक व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके उसकी हत्या करके फेंक दिया था और उसकी वो ब्लाइंड मर्डर था। अभी तक वो केस नहीं खुला था। गन्नौर पुलिस ने उसका खुलासा किया है। उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और सोनिया नाम की व्यक्ति है, एक रोहित नाम का व्यक्ति है। रोहित जो है वो सोनिया का नॉन है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको पुलिस रिमांड पर रखा गया। मृतक कौन था? से मरने वाले का नाम है प्रीतम पाल, सन ऑफ ओम प्रकाश, और ये अलीपुर दिल्ली का रहने वाला था। तो वहीं बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया गया है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अनिल विज ने कहा कि इस बार महिलाएं फ्री में यात्रा करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी फ्री यात्रा की जाएगी। रोडवेज की साधारण बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं और 15 साल तक की उम्र के बच्चों को ये सुविधा है। 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त की रात 12 बजे तक सुविधा दी जाएगी। हरियाणा समेत चंडीगढ़ और दिल्ली तक चलने वाली बसों में फ्री यात्रा की ये सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नहीं, बसें हम पिछले राज्य से ही रक्षाबंधन वाले दिन हम
महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की इजाज़त देते हैं, और इस बार भी हम वो दे रहे हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। तो अब बात पंचकुला की, जहां घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कौशल्या डैम से पानी छोड़ने पर यह जलस्तर बढ़ा है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कौशल्या डैम में खतरनाक स्तर तक बढ़ा पानी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से पानी बढ़ा है। पंचकुला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी नालों में नहीं उतरने की अपील की गई है। तो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। कौशल्या डैम से पानी छोड़ने पर यह जलस्तर और बढ़ गया है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप लिया है। कौशल्या डैम में खतरनाक स्तर पर यह पानी बढ़ चुका है। 24 घंटे में मोरनी क्षेत्र में और उससे ऊपर हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई, जिससे काफ़ी पानी हमारे घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार आता जा रहा है। तो इससे सुबह ही हमारे पास मैसेज आया कि जल स्तर बढ़ने की आशंका है, और सुबह जल स्तर जो था वो डेंजर मार्क के आसपास पहुंचने की आशंका थी। तो हमने समय रहते ही सभी संबंधित अधिकारियों को और सरपंचों को, एनसीओ को, जो भी नदी के आसपास लगते हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे। कोई बच्चे, कोई गाड़ी, कोई वहाँ पे टहलना या इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। कोई अपने पशुओं को वहाँ ना लेके जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। वैसे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।